Jai Hind doston. Welcome back to the Assam Prohri of Smart IAS Foundation. So on today's September 14, we will discuss the weekly Assam specific current affairs analysis. असम से रिलेटेड जो भी इवेंट पिछले एक वीक में हुए प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से, और साथ ही सिंस अपकमिंग मेंस APSC CC मेंस जो अक्टूबर में होने वाला है उसको ध्यान में रखकर मैंने कुछ पुराने इवेंट्स भी इस असम प्रहरी वाले सेशन में लिए हैं. सो अपकमिंग APSC मेंस जो अक्टूबर में होगा उसके लिए तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है, और हमारे जो एस्पिरेंट नेक्स्ट ईयर APSC के एग्जामिनेशंस में अपीयर करेंगे इवन उनके लिए भी, क्योंकि जो इवेंट्स मैंने लिए हैं वो 2024 के ही इवेंट्स हैं. सो दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन. वी डिस्कस द एजेंडा. आज के हमारे असम प्रहरी का एजेंडा क्या है? सो द फर्स्ट टॉपिक विच वी विल डिस्कस फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव इन डिटेल, इन डेप्थ एनालिसिस जो हम करेंगे, तो पहला टॉपिक होगा श्री जोगेश दास के ऊपर, इनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन पर, कि इन्होंने किस तरह से आसाम में लिटरेचर के फील्ड में कंट्रीब्यूट किया, एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द टॉर्च बीरर ऑफ लिटरेचर इन आसाम. आसाम में एक तरह से टॉर्च बीरर का काम कर रहे थे. इनके हम कंपोजिशंस के बारे में बात करेंगे और प्रेजेंट सोसाइटी में, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में क्या रेलेवेंस है वो डिस्कस करेंगे. मेंस के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो साथ में. देन एक स्कीम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम की क्या स्कीम है? एटी कोली दूती पात स्कीम. तो ये बड़ी एम्बिशियस स्कीम है, एटी कोली दूती पास स्कीम, जिससे कि जो हमारी टी गार्डन वर्कर्स होंगे उनके लाइफ में किस तरह से सस्टेनेबल चेंजेज आ सकते हैं, उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे इंप्रूव हो सकता है. वी विल डिस्कस अबाउट एटी कोली दूती पात स्कीम. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी आई स्पीड इनिशिएटिव एंड रबर इंडस्ट्री इन आसाम. मतलब यहाँ पे हम लोग दो चीज़ को देखेंगे. पहला एक इनिशिएटिव, आई स्पीड इनिशिएटिव, क्या ये इनिशिएटिव है और किस तरह से ये आसाम में रबर इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं, क्या इस पॉलिसी का, आई स्पीड इनिशिएटिव का क्या मेन पार्ट है, क्या चैलेंजेज हो सकते हैं वो भी, और फिर उससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चंस. साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए भी आपको क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ पर भी प्रीलिम्स से क्वेश्चंस बनेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बताता ही जाता हूँ. The next topic would be Ankita and Ankur, Assam's AI initiative. यस, अंकिता एंड अंकुर ये ना आसाम के दो AI बेस्ड इनिशिएटिव हैं जो गवर्नेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस बनाने के लिए, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, जो हमारी डेमोक्रेसी है ना उस डेमोक्रेसी को डिजिटल डेमोक्रेसी बनाने के लिए कि डेमोक्रेसी और बेहतर हो सके, ये अंकिता एंड अंकुर AI इनिशिएटिव आसाम में कर रहे हैं. सो वी विल डिस्कस देम फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव. एंड द नेक्स्ट थिंग वुड बी अ वेरी गुड कल्चरल कंपैरिजन, कल्चरल डायलॉग बिटवीन श्रीमंत शंकरदेव एंड गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर. महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस और फिर आगे चलकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कॉन्ट्रीब्यूशंस. वैसे तो इन लोगों ने इंडिया के दो अलग अलग पार्ट्स में कंट्रीब्यूट किया अपने तरीकों से, बट इनमें सिमिलैरिटीज हैं जो कि अभी प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को, चाहे वो आसाम की हो या बंगाल की हो या फिर भारत के किसी और राज्य, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कहीं पर भी हो, सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है. सो हम इसको ना कल्चरल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे. ऐसे क्वेश्चंस आप अपने GS पेपर 1 मेंस में या GS पेपर 5 में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और प्रीलिम्स में तो इनके लाइफ इवेंट्स आते ही हैं. फिर उसके बाद में फिर आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे अलग से, प्रीलिम्स बेस्ड और मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन इन सारे सेशन में. सो दिस वुड बी द मेन एजेंडा फॉर टुडे. आज हम रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन की बात करें, जो मैं तुम्हारे रीडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऐड करता हूं. तो यहाँ पे दो आर्टिकल्स मैंने तुम्हारे लिए अटैच किए हैं. एक है हैजार्ड्स ऑफ वन मैन आर्मी. एक बड़ा अच्छा आर्टिकल असम ट्रिब्यून में छपा कि किस तरह से वन मैन आर्मी, यहाँ पे ना पॉलिटिक्स की बात की जा रही थी कि किस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप में ये जो वन मैन आर्मी वाला एक कल्चर, एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी. ये हमने ना पहले भी कई बार देखा है. जैसे हम अगर बात करें हमारे फॉर्मर लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का, सो सी वॉज एन आयरन लेडी. उन्होंने इंडिया को कई फील्ड में सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे लेकर बढ़ाने का काम किया. बट कहीं ना कहीं उनके उस वन मैन लीडरशिप या वन वुमेन लीडरशिप की वजह से आगे जाके देश को इमरजेंसी भी झेलना पड़ा, आपातकाल के भी हालात झेलने पड़े. सो ये आर्टिकल बहुत अच्छे से लिखा गया है. किसी भी पॉलिटिकल लीडर को बिना टारगेट किए एक सही सोच बताई गई है कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे बिल्कुल हमें एक लीडर की जरूरत है, पर सिर्फ एक लीडर नहीं, उस लीडर के जैसे अगर और भी चेहरे, और भी लीडरशिप बने तो डेमोक्रेसी सही मायने में और स्ट्रांग हो पाएगी. द नेक्स्ट टॉपिक इज टू रेमेडी जेंडर इम्बैलेंस इन IITs
एंड सो इनकरेज गर्ल्स टू एंगेज विथ स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये वाली जो फील्ड है इसमें गर्ल्स को अर्ली टाइम पीरियड से ही एंगेजमेंट करवाना ताकि इनकी एकेडमिक जर्नी जल्दी स्टार्ट हो। जिससे हम देखेंगे कि आईआईटीज में, सिर्फ आईआईटीज की बात नहीं करेंगे, ये इंडियन सोसाइटी के क्लासेस में तुम्हें पहले बताया है ना, ये आंसर आपको इंडियन सोसाइटी में बड़ा ये हेल्प करेंगे कि किस तरह से हम देखते हैं कि जो आईटी इंडस्ट्री होती है या फिर बाकी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री होती है वहाँ पे हम देखते हैं कि एक ग्लास सीलिंग इम्पैक्ट काम करता है कि वुमेन का पोजीशन ना रुक जाता है। इनविजिबल एक सीलिंग होती है, इनविजिबल बाउंड्री होती है, उससे ऊपर नहीं जा पाता है। विमेन का पार्टिसिपेशन स्कूल्स में तो साइंस इंजीनियरिंग वाले फील्ड में अच्छा दिखता है, बट कॉलेज में जाके और कम हो जाता है, कंपनीज में जाके और कम हो जाता है। तो इसको कैसे सही किया जा सकता है, इंडियन एक्सप्रेस के सितंबर 6 आर्टिकल में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। ये आपके लिए 2 रीड एंड रिफ्लेक्ट के सेक्शन है जिसको आपको गो थ्रू करना है। ओके और पढ़िए इन सेक्शंस को, पढ़ के ना अपनी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ाइए। दैट्स व्हाई रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन इज हियर फॉर यू। द नेक्स्ट थिंग इज अ कोट विथ यू। एक कोट मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ, जैसा कि मैं एक कोट शेयरिंग आपके साथ प्री सिक्योर के सेशन में रेगुलर करता रहता हूँ। प्री सिक्योर, जो लोग प्री सिक्योर रेगुलरली देख रहे हैं दे नो कि प्री सिक्योर अब सितंबर 1 से स्मार्ट IAS यूट्यूब चैनल पर है। स्मार्ट IAS UPSC भी ऐड कर लो, स्मार्ट IAS UPSC चैनल पर है। आप UPSC पे जाकर, आप YouTube पे जाकर सर्च करोगे स्मार्ट IAS UPSC, यू वुड फाइंड आवर न्यू चैनल स्मार्ट IAS UPSC चैनल, जहाँ पे हम प्री सिक्योर का सीरीज करवा रहे हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड MCQ को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव में डिस्कस करना, जो कि आपके UPSC और स्टेट PCS सारे एग्जामिनेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। आज के हम कोट की बात करें तो सिंस आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा था, उनके बारे में भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एंड महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो कोट भी मैंने उनके ही एक राइटिंग से लिया, गुरुदेव टैगोर की राइटिंग से, जहाँ उन्होंने बांग्ला में लिखा था, जोदी टोर दाक्षिणी क्यों ना से तो बेकला चलो रे, तो बेकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। बड़ी अच्छी राइटिंग है कि जब कोई आपकी आवाज़ नहीं सुने ना, जब कोई दूसरा आपकी आवाज़ नहीं सुने तो रुकना नहीं चाहिए। आवाज़ नहीं सुनने का मतलब कि कोई आपका साथ नहीं दे, कोई आपको सपोर्ट नहीं करे, आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करे, आपको लगे कि कोई दूसरा आपके साथ नहीं दे रहा, आप अकेले हो, तो अकेले ही चलना चाहिए। और शायद ऐसे ही अकेले चलने का काम कभी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी किया। जब जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी अंग्रेजों को, ऐसे ही अकेले चलने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया, जिन्होंने स्वराज के बारे में लोगों को समझाया। यही अकेला चलने का काम महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। अलग अलग लीडर ने अलग अलग टाइम पर किया है कि जब दुनिया वाले आपकी आवाज़ नहीं सुने तो आप अकेला चलो, देखो कैसे कैसे धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। सो दिस इज द कोट फॉर टुडे, लीव इट, इम्बाइब इट। एंड यस, वन अनाउंसमेंट फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल। UPSC CSE के जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड एक्चुअली प्रिपेयर सबको करना चाहिए। देखो इस वजह से, क्योंकि सिविल सर्विसेज में स्टेट PCS जिस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं ना, आप अगर UPSC के क्वेश्चंस को देखो तो देन वन थिंग यू वुड ऑल्सो एक्सेप्ट कि UPSC के क्वेश्चन ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से पूछे जा रहे हैं, एंड दैट्स वाई आपको ज़्यादा ईजी लगेंगे। ईजी इसलिए लगते हैं क्योंकि आप क्लास में तो अच्छे से पढ़ाई करते हो, UPSC प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करके क्वेश्चन पूछता है तो आपसे अच्छे से बनते हैं। एंड सो फॉर UPSC ऑप्शनल, जहाँ पे अभी ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्मार्ट IAS फाउंडेशन में। क्या एडवांटेजेस हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल को, इसको लेकर अभी मैंने एक शॉर्ट्स में भी समझाया था, एक डिटेल वीडियो भी लॉन्च करूँगा आपके लिए। कुछ इनिशियल क्लासेस आपको मैं कंडक्ट करवाऊँगा, इसी वीक से स्टार्ट करूँगा, क्लास शेड्यूल जस्ट शेयर करने वाला हूँ। सो यू कैन स्टार्ट योर UPSC CSE प्रिपरेशन। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, आपको बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए, एंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक क्रिस्प सिलेबस है जिसको टाइम बाउंड मैनर में कवर करके रिवाइज कर सकते हो, और स्कोरिंग पेपर है, ये किसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। किसी से भी जाकर पूछ लो जिन्होंने एग्जाम क्लियर करा है या तैयारी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चॉइस अमंग अदर ऑप्शनल्स। बाकी सारे ऑप्शनल्स भी हैं, उनमें से एक सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी एक बेहतर चॉइस है। ओके, चलिए अब हम पहला टॉपिक जो डिस्कस करते हैं आज का, एथी कोली द्वितीयपाद स्कीम। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम GS पेपर 5 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या GS पेपर 2 में भी गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दैट August 15 को द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम ही होल्ड
वीडियो कॉन्फ्रेंस विथ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के साथ क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस हेल्ड कर रहे हैं अबाउट एती कोली दूतीपात स्कीम्स के बारे में, कि किस तरह से जो भी डीसीज हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, हाउ वुड दे मेक एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल रिलेटेड टू दिस स्कीम। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो आसाम की टी इंडस्ट्री से ये रिलेटेड है एती कोली दूतीपात स्कीम, जो कि आसाम की टी इंडस्ट्री का जो रिच लेगेसी है 200 ईयर्स का, मोर देन 200 ईयर्स का, उस लेगेसी को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाने और हमारे टी गार्डन वर्कर्स जो हैं उनके लाइफ को बेटर सस्टेनेबल बनाने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है। यहाँ पे टी गार्डन वर्कर्स के लिए कई इनिशिएटिव हैं जिससे उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होगा, जो हम अभी आगे देखेंगे। अगर मेंस आंसर्स की बात करें तो आप इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करोगे। अच्छा याद रखो, इंट्रोडक्शन कीवर्ड ने नहीं लिखना है अपने आंसर में, इसलिए मैं इसको कट कर देता हूं, बस तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो दैट मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात स्कीम इज अ वेलफेयर इनिशिएटिव। बिल्कुल वेलफेयर इनिशिएटिव है ही हमारे टी गार्डन वर्कर्स के लिए, सो दैट दे वुड हैव जो एती कोली दूतीपात स्कीम है, इसके थ्रू उनको सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। इवन ये जो नेमिंग भी दिया हुआ है ये एक ट्रेडिशनल मीनिंग है कि 1 बर्ड 2 लीव्स, मतलब एक बर्ड से ये जो 2 लीव्स बनते हैं उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन नेम भी आसाम के ट्रेडिशनल टी हेरिटेज को कनेक्ट करता है। आप यहाँ पे अगर इस ग्राफिक्स को देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 टाइम फाइनेंशियल ग्रांट ऑफ ₹5,000 ईच टू अराउंड 7 लाख टी गार्डन वर्कर्स। मतलब काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, अराउंड 342 करोड़ का। लुक एट दिस थिंग, 342 करोड़ का, कितने का? 342 करोड़। ओके, सो काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जो ये स्टार्ट किया है। अब हम इनके डिटेल्स देखें तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो हर टी गार्डन वर्कर्स को, हर बेनिफिशियरी को जो इसके लिए रजिस्टर हो पाएंगे, उनको 5,000 रुपये का एक डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिशरी के फॉर्म में उनको ये कैश ट्रांसफ़र 5,000 रुपीज़ का किया जाएगा। अराउंड 7 लाख वर्कर्स को ये बेनिफिट मिलने की उम्मीद है, जिससे 342 करोड़ का बजटरी इम्प्लीमेंटेशन, बजटरी अप्रूवल किया जा रहा है। बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे? तो परमानेंट एंड टेम्पररी वर्कर्स, टी गार्डन वर्कर्स हु आर रजिस्टर्ड इन आसाम, ये इसके बेनिफिशियरी होंगे। बेनिफिशियरी होने के लिए जो भी टी गार्डन वर्कर्स हो उसको परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम भी होना जरूरी है। अब तुम बोलोगे कि सर ये टेम्पररी वर्कर्स कहने का और फिर यहाँ परमानेंट रेसिडेंट का क्या मतलब है? तो इसको ऐसे समझिए कि द पर्सन शुड बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम। टी गार्डन में वो परमानेंट टी गार्डन वर्कर की तरह काम कर रहा है या टेम्पररी कैजुअल टी गार्डन वर्कर्स की तरह काम कर रहा है, वो अलग बात है। जैसे आप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम हैं, परमानेंट आप आसाम में रह रहे हैं और उसके बाद फिर आपने सपोज आपने एक स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं परमानेंट टीचर्स की तरफ में, तो आप हो गए परमानेंट एम्प्लॉय। और कई बार होता है कि कैजुअल या फिर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय भी होते हैं, तो उनका जो वर्क का आगे वर्क जिस तरह से उनका प्रोग्रेस होगा, उनका वर्क जो होगा वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी नेचर का होता है, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। सो ऐसे टी गार्डन वर्कर्स की भी बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के लिए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के लिए आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट को यूज किया जाएगा। ओके, चलिए नाउ हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें कि क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्यों हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, कैसे ये गवर्नेंस में या वेलफेयर में हेल्प करेगा। तो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है। हमारे जो टी गार्डन वर्कर्स होते हैं, कई टी गार्डन वर्कर्स, उनको काफ़ी कम वेज मिलता है, 200 से 300 रुपीज़ पर डे। सो अगर उनको एक बार 5,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर मिलेगा, तो उनके हाउस होल्ड इनकम में ना एक थोड़ा सा पुश मिलेगा साथ में। हाँ, ये बात बिल्कुल नहीं है कि 5,000 रुपये में वो अपना पूरा साल चला सकेंगे, लेकिन अगर 5,000 रुपीज़ का आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, उसके बाद सरकार और बाकी इनिशिएटिव्स भी लाती है, बाकी स्कीम्स भी लाती है, जिससे रेगुलर कंसिस्टेंटली आपके इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होते जाएं। सो वी कैन से दैट एती कोली दूतीपात स्कीम कैन ब्रिंग इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट फॉर द वल्नरेबल टी गार्डन वर्कर्स इन आसाम। साथ ही साथ कल्चरल रिकॉग्निशन भी हो रहा है। इवन नाम भी जो देखो डिसाइड किया गया है, एती कोली दूतीपात स्कीम, ये भी कल्चर को, ट्रेडिशन को देखकर डिसाइड किया गया है। जो 200 ईयर्स की जो लेगेसी है आसाम टी की, मोर देन 200 ईयर्स, डॉक्यूमेंटेड 200 ईयर्स का होता है, बाकी उससे भी ज़्यादा पुरानी लेगेसी है। डॉक्यूमेंटेड इसलिए क्योंकि 1823 से हम बात करते हैं। सो ये जो डॉक्यूमेंटेड या अनडॉक्यूमेंटेड 200 प्लस ईयर्स जो लेगेसी है, दिस लेगेसी वुड ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड, कल्चरल रिकॉग्निशन मिलेगा। एंड गवर्नमेंट के बाकी इनिशिएटिव्स जैसे अरुणोदय स्कीम फॉर वीमेन इन आसाम, इसके साथ इनका कनेक्शन हो सकेगा। सो ये इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कल्चरल रिकॉग्निशन के साथ होता जाएगा।
इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द टी गार्डन वर्कर्स, ये जो भी वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाती हैं, चाहे वो अरुणोदय स्कीम्स हो या फिर एतिकोली दूतीपात स्कीम हो या गवर्नमेंट ऑफ आसाम हो गई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बाकी स्कीम्स हो, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए की जाती है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, चाहे वो टी गार्डन वर्कर्स हो या गुवाहाटी जैसी सिटी में रहने वाला कोई एक परमानेंट किसी कंपनी में किसी ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय हो, सबका डेवलपमेंट एक साथ हो सके। इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, हमारे टी गार्डन वर्कर्स का हेल्थ डेवलपमेंट भी हो, एजुकेशनल बेनिफिट भी मिले, इसको हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलेंगे। मतलब समाज में कोई भी एक अंग, कोई भी एक हिस्सा एक्सक्लूड नहीं रहेगा, सबका इंक्लूजन होगा। दैट्स वाई इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करता है ये ऐसे स्कीम्स। और बाकी इन स्कीम्स के अलावा बाकी स्कीम्स का भी इंक्लूजन, जैसे मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना फॉर हेल्थ कवरेज, right? So these are the significance of the Ethikoli Dhuti Pass scheme. And so now a mains based practice question. प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, जो भी फीचर्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं कि 5,000 रुपीज़ का ग्रांट मिलेगा, 7 लाख वर्कर्स इसमें कवर होने वाले हैं, टोटल बजटरी एलोकेशंस कितना है, 342 करोड़ का है, कौन कौन से लोग इंक्लूडेड है, मस्ट बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम, जो कि परमानेंट या टेम्पररी टी गार्डन वर्कर्स के रूप में रजिस्टर्ड है। हालांकि कुछ लोगों को एक्सक्लूड भी किया जाएगा, वैसे जिनको पिछले साल ये बेनिफिट मिल चुका है उनको एक्सक्लूड किया जाएगा कि भैया आपको पिछले साल मिल चुका है, दैट्स वाई दिस ईयर यू आर नॉट एलिजिबल, पास्ट रेसिपिएंट्स को छोड़कर। ठीक है, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस है। ये सारे प्रीलिम्स स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गए। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम मेंस के आंसर लिखने में यूज करेंगे तो हमारे मेंस के आंसर का वैल्यू एडिशन हो जाएगा। ये रहा आपका मेंस का क्वेश्चन इस पर बेस्ड। सो प्रैक्टिस कीजिए और इवेल्युएट करवाइए। नेक्स्ट टॉपिक है आई स्पीड इनिशिएटिव एंड रबर इंडस्ट्री इन आसाम। आई स्पीड इनिशिएटिव, अब जीएस पेपर 3 में आप इंफ्रास्ट्रक्चर या एम्प्लॉयमेंट जो भी इनिशिएटिव्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे आप आई स्पीड इनिशिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आसाम की रबर इंडस्ट्री के प्रमोशन से। सो अराउंड 144 करोड़ का ये आई स्पीड इनिशिएटिव है जो 2 लाख रबर ग्रोवर्स को पूरे नॉर्थ ईस्ट में सपोर्ट करेगा। चलिए देखते हैं अब हम इसे। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, तो इसका कॉन्टेक्स्ट है द ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ATMA एंड रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी मैं बताऊंगा रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, कैसी इंस्टीट्यूशन है, स्टैच्यूटरी नेचर है, क्या नेचर है, वो डिस्कस मैं करूंगा पूरे डिटेल में। यहाँ आपके लिए देखो मेंशन कर रखा है, डिस्कस करेंगे। सो पहले हम देख लें कॉन्टेक्स्ट, देख लें इंट्रोडक्शन कैसे बनाएंगे वो देख लें। सो ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एंड रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, इन लोगों ने मिलकर क्या लॉन्च किया है, आई स्पीड, मतलब इन रोड स्किलिंग एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी इनहेंसमेंट ड्राइव्स फॉर रबर गार्डन वर्कर्स। इनके लिए स्किलिंग एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये गुवाहाटी के साथ साथ पूरे आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में एप्लीकेबल होगा। बजटरी एलोकेशंस की बात करें तो 145 करोड़ का है जो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर डिसाइड किया है, जिसे 2 लाख प्लस स्मॉल रबर ग्रोवर्स पूरे नॉर्थ ईस्ट में एज वेल एज वेस्ट बंगाल के भी कुछ पार्ट में उनको बेनिफिट मिलेगा। दिस इज वन सच फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव। पूरे वर्ल्ड में ये पहला इनिशिएटिव है जहाँ पे टायर इंडस्ट्री डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगी प्लांटेशन डेवलपमेंट में। सो ये वर्ल्ड लेवल पे अपने आप में एक बड़ा रिकॉग्निशन हासिल कर चुका है ये इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट इन रोड इनिशिएटिव। सो रिमेंबर इट, आई स्पीड प्रोजेक्ट इन रोड इनिशिएटिव को याद रखिएगा। चलिए अब हम प्रोजेक्ट इन रोड के डिटेल्स की बात करें, फिर हम रबर बोर्ड पे भी आएंगे। तो प्रोजेक्ट इन रोड क्या है, इट इज इंडियाज नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट एंड एम्स टू डेवलप 2 लाख हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल रबर प्लांटेशंस। प्रोजेक्ट इन रोड एक इनिशिएटिव है जो कि 2 लाख हेक्टेयर नेचुरल रबर प्लांटेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल के रीजन में स्टार्ट किया गया। प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है ये 5 साल का है, 2021 से लेकर 26 का। और इसी ड्यूरेशन में अभी आई स्पीड एक नया पहल हो गया, एक नया स्टेप हो गया। ठीक है, जिस आई स्पीड की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ओके, आगे क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, हम प्रोजेक्ट इन रोड की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाया गया है। दैट्स वाई हम इसको बोल सकते हैं कि दिस कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इज इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड विच इन्वॉल्व्स बोथ द टायर मेजर्स एज वेल एज रबर बोर्ड एंड द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब डिफरेंट स्टेट्स, यहाँ पे आप 8 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को देख रहे हो। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट हो गई, रबर बोर्ड हो गया है ना, प्राइवेट टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, ये सारे लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट इन रोड को लीड कर रहे हैं, जिससे कि इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा होगा। 2.5 लाख फार्मर्स बेनिफिशरीज होंगे, प्लांटेशंस होगा 2 लाख हेक्टेयर्स में। 5 ईयर्स का ये जो प्रोजेक्ट है इसका मतलब इसका इम्पैक्ट काफ़ी लार्ज लेवल पर होने वाला है।
हम इसे देखेंगे अगले साल, फिर एनालाइज करेंगे कि कितना इम्पैक्ट इसका हुआ। रबर बोर्ड की अगर हम बात करें तो रबर बोर्ड एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी चीज़ें ना प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन विच वाज फॉर्म्ड अंडर द सेक्शन 4 ऑफ रबर एक्ट 1947। किसके अंडर काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। क्या इसका मेन पर्पस है, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रबर बोर्ड का? तो मेन पर्पस की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ द रबर इंडस्ट्री इन द कंट्री, पूरे देश में रबर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को देखना, असिस्ट करना, रिसर्च सपोर्ट देना, ये इसका मेन पर्पस होता है। एंड दैट्स व्हाई इट मेंटेन्स द स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ रबर, it take a step to promote marketing as well as manufacturing as well as research related to rubber industry in India। साथ ही जो भी हमारे रबर इंडस्ट्री में रिलेटेड वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर का भी काम करता है। हेड क्वार्टर की बात करें तो कोट्टयम केरला में है, ये भी याद रखिएगा। ये सब ना प्रीलिम्स बेस्ड बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपके प्रीलिम्स के लिए बड़े काम आएंगे, और डिटेल एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ वो मेंस के लिए काम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आई स्पीड की बात कर लें, जो हमारे आज के सेशन का मेन पर्पस था। तो आई स्पीड के सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक सिग्निफिकेंस क्या हो गया? स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग। स्किल डेवलपमेंट फार्मर्स का, स्किल डेवलपमेंट हमारे रबर गार्डन वर्कर्स का, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट से क्या होगा? सस्टेनेबल फार्मिंग हो सकेगी, इंटर क्रॉपिंग पॉसिबल हो सकता है, मतलब रबर फार्मिंग के साथ साथ हम दूसरे क्रॉप्स को भी उगा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली क्वालिटी प्रोसेसिंग एंड एम्पावरिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डर्स या स्मॉल फार्मर्स, उनका क्वालिटी इन्हेंसमेंट हो पाएगा, उनके लाइफ में इंप्रूवमेंट हो पाएगा। जैसे कि एक एस्टिमेट ये भी लिया गया है 20 to 30% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। दिस इज वन सच इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, दैट इज अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ आई स्पीड। इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस किया जाएगा, 300 स्मोक हाउस बनाए जा रहे हैं, 300 प्लस सीट रोलिंग मशीन्स बनाई जाएंगी, और भी बाकी कई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट के जो भी यूनिट्स होते हैं उसको इंक्रीज किया जाएगा, जिससे कि बेटर प्राइसेस हो सकेगी, लगभग 15% हाइयर। ये सारे फैक्ट्स हैं आपके मेंस के आंसर्स में इंक्लूड करने हैं। ये सब हो गया आपका वैल्यू एडिशन VA, जो कि आपको रेगुलर रिवाइज करके ना अपने मेंस के आंसर्स में इंक्लूड करना है। कल भी जब इसका या आज भी जब बैठकर इसका आंसर लिखोगे तो इन सारे पॉइंट्स को देखना, ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। इसलिए रेगुलर रिवाइज करो, रिवाइज एंड रिवाइज, यही तीनों चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड इम्पोर्ट रिडक्शन। ऑब्वियसली हमारा जो इंडिया है वो ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट पे भी डिपेंडेंट रहता है। 40% हम रबर इम्पोर्ट करते हैं। तो ये जो 40% इंपोर्ट है, इसके वजह से देखो चैलेंजेस क्या आता है। इसके वजह से तो एक तो ऑब्वियसली पहला चैलेंज आएगा इकोनॉमिक चैलेंज, हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है इंपोर्ट पे। दूसरा चैलेंज आएगा इसके वजह से प्राइस बढ़ जाता है। तीसरा चैलेंज आएगा कि अगर सस्टेनेबल लेवल पे यहाँ पर ही रबर फार्मिंग नहीं हो रही है तो हमारे फार्मर के लाइफ जो है वो कैसे इन्हेंस होगा। दैट्स वाई अगर हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम करें तो आई स्पीड जैसा इनिशिएटिव हमें हेल्प कर सकता है हर फील्ड में, फाइनेंस से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर, एक्सपोर्ट से लेकर, रबर गार्डन फार्मर्स, रबर गार्डन वर्कर्स के लिए भी। एंड दैट्स वाई सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन भी इसका एक मेन सिग्निफिकेंस हो जाएगा, जिससे कि हमारे जो रूरल वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी लाइफ में सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज आएंगे एंड सस्टेनेबल रबर फार्मिंग, सस्टेनेबल रबर प्रोडक्शन इंडिया में चल सकेगा। चलिए अब हम पोटेंशियल सिग्निफिकेंस की बात करें कि आसाम में इस आई स्पीड इनिशिएटिव से क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। यहाँ पे कई मैंने पॉइंट्स तुम्हें लिखे हैं, 5 पॉइंट्स लगभग लिखे हैं आपके लिए। आप इसमें से 1-2 भी अगर याद रख के अपने मेंस के आंसर्स में लिखो ना, तो मेंस आंसर्स में आपको जो मार्क्स मिलते हैं ना, वो मार्क्स आपके इंप्रूव हो जाएंगे। जैसे एक एडवांटेज क्या हो गया, एग्रो क्लाइमेट एडवांटेज, कि आसाम के जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है दैट्स आइडियल। दैट्स वाई आसाम, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं कि दैट इज आइडियल फॉर रबर प्रोडक्शन, as rubber requires average temperature range of 20 to 35 degree centigrade and annual rainfall, so you can find these things, these agroclimatic conditions here। नॉर्थ ईस्ट जो है वो इमर्जिंग रबर हब के रूप में भी डेवलप हो सकता है, इन रोड उसके लिए काम करेगा। 2 लाख प्लस स्मॉल होल्डर्स की बात करें, इन रोड की जब बात कर रहे हैं तो इन रोड हमें ना सिर्फ आसाम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में 2 लाख से ज़्यादा स्मॉल होल्डर्स जो हैं, रबर गार्डन वर्कर्स जो हैं, रबर गार्डन फार्मर्स जो हैं, उनको सपोर्ट करेगा। टायर एंड नॉन टायर इंडस्ट्री दोनों इसमें साथ आ सकती हैं। एंड आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया, इसको सपोर्ट कर ही रहा है। सो दीज आर द पोटेंशियल सिग्निफिकेंस फॉर रबर इंडस्ट्री इन आसाम।
मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो मेजर कंपोनेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्मोक हाउसेस बनाना, सीड रोलिंग मशीन्स डेवलप करना, स्किल इन्हेंसमेंट का काम करना एंड कम्युनिटी फोकस करना, जिससे कि प्लांटेशन एंड जो साथ ही साथ प्लांटेशन के बाद जो बाकी वर्कर्स होंगे या शेयर्ड ओनरशिप होगी फार्मर्स की, और फिर इसको आगे प्लांट्स में भेजा जाएगा, प्लांट्स में जो हमारे लेबरर्स होंगे या वर्कर्स होंगे, उन सब का एक कम्युनिटी कंबाइंड इंक्लूसिव फोकस पॉसिबल हो पाएगा. सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट. बट साथ में कुछ चैलेंजेस भी हैं. चैलेंजेस हैं तो वे फॉरवर्ड भी हैं. वे फॉरवर्ड भी मैंने आगे बताया है कि क्या सॉल्यूशन है. चैलेंजेस की बात करें तो लॉजिस्टिक बैरियर इज अ चैलेंज फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अभी कल ही हमने क्या देखा कि मिजोरम को अपना पहला रेलवे नेटवर्क मिला है ना, एंड सो आइजॉल बिकेम द अनदर कैपिटल इन नॉर्थ ईस्ट. किसके बाद? गुवाहाटी के बाद, अगरतला के बाद एंड ईटानगर के बाद. तो गुवाहाटी, अगरतला, ईटानगर के बाद आइजॉल हैज बिकम द अनदर स्टेट कैपिटल इन नॉर्थ ईस्ट विच हैज डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी. अदरवाइज बाकी डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी नहीं है नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स कैपिटल तक. तो ये चीज़ आज हो पा रही है, ये चीज़ काफ़ी पहले पॉसिबल हो जानी चाहिए थी. बट यस, ऑब्वियसली वी शुड बी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि आज इस चीज़ को जब पॉसिबल किया गया है तो जो लॉजिस्टिक बैरियर है ना वो थोड़ा कम हो पाएगा. सो दैट्स वाई एक चैलेंज ये हो गया. चैलेंज का सॉल्यूशन भी आप ऐसे करंट से कनेक्ट कर सकते हो. मार्केट वोलेटिलिटी, दैट इज अनदर चैलेंज फॉर रबर गार्डन फार्मर्स एंड रबर गार्डन वर्कर्स एज वेल एज रबर इंडस्ट्री. इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स का होना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स कैसे, कि अगर मान लो हम रबर फार्मिंग स्टार्ट भी कर लें तो स्मोक हाउसेस, रोलिंग मशीन्स एंड मॉडर्न प्रोसेसिंग यूनिट्स ये अभी भी प्रॉपरली नहीं अवेलेबल होते हैं अलग अलग रीजन्स में. दैट्स वाई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की ज़रूरत है. स्किल डेफिसिट होना, स्किल डेफिसिट फ्रॉम फार्मिंग टू फैक्ट्री लेवल, हर लेवल पर स्किल डेफिसिट ये एक जनरली ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में या बाकी इंडिया के स्टेट्स में. लो इंडस्ट्रियल बेस होना है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का एज कम्पेयर टू सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिट्स हैं, चाहे वो टायर बेस्ड यूनिट्स हैं या बाकी यूनिट्स हैं जहाँ पे रबर का यूज किया जाता है, वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हैं. तो नॉर्थ ईस्ट में ये इंडस्ट्रियल बेस नहीं हो पाना, दैट इज अनदर चैलेंज. एंड एज वेल एज एनवायरमेंटल रिस्क, कि अगर मोनोकल्चर रबर प्लांटेशन का प्रमोट होने लगे या फिर रबर प्लांटेशंस के वजह से बाकी जो प्लांटेशंस होती हैं नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, बाकी प्रोडक्ट्स का, चाहे वो कैश क्रॉप्स हों, फॉडर क्रॉप्स हों, तो एक एनवायरमेंटल रिस्क भी अराइज हो सकता है. सो दीज आर द चैलेंजेज. अब हम इनके वे फॉरवर्ड की बात करें, सॉल्यूशंस की बात करें, तो सॉल्यूशंस क्या होगा? वी शुड स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आई स्पीड के कंपोनेंट में भी है. वी शुड वर्क ऑन स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन. इसके लिए ना हमें नॉन टायर एमएसएमईज नॉर्थ ईस्ट में सेटअप करने की जरूरत है. साथ ही साथ साउथ से या ग्लोबल लेवल से नए नए इन्वेस्टमेंट मंगाने की जरूरत है, जिसमें एडवांटेज आसाम स्कीम जो है दैट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो. पॉलिसी सपोर्ट चाहिए स्टेट एंड नेशनल लेवल पर. डिजीज रेसिस्टेंट क्लोन्स, डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप्स की जरूरत है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जरूरत है एंड मार्केट लिंकेज की रिक्वायरमेंट है. इट मीन्स हर एस्पेक्ट में काम करने की जरूरत है, फ्रॉम स्किल, फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग मार्केट मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट की, पॉलिसी सपोर्ट की, मार्केट लिंकेज की, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, लॉजिस्टिकल सपोर्ट बढ़ाने की, कम्युनिकेशन बढ़ाने की. ये सारे डायरेक्शंस में वर्क करके हम रबर इंडस्ट्री को आसाम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में इस्टेब्लिश कर सकते हैं. एंड सो नाउ अ मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन इट इन 250 वर्ड्स. आप इस सेशन को गो थ्रू करके डिटेल्स में आराम से इजीली अच्छे पॉइंट्स के साथ 250 वर्ड्स का आंसर लिख सकते हो. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है असम्स लिटरेरी टॉर्च बेरियर श्री जोगेश दास के ऊपर. तो हम लिटरेचर, ये जो क्वेश्चंस है ना, या पर्सनैलिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं एपीएससी के मेंस एग्जामिनेशंस में या एपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस, आप उन पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. पहले हम श्री जोगेश दास जी के अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन 1927 में इनका जन्म होता है डुमडुमा रीजन में. राइट, इनके पेरेंट्स की बात करें तो श्री सूर्यकांत दास एंड चिंतामणि दास इनके पेरेंट्स थे. टी गार्डन्स एरिया में इनका जो जन्म हुआ, हंसारा टी एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने बचपन से सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात होती है, कम्युनिटी अटैचमेंट की बात होती है, वो इन्होंने बचपन से सीखा टी गार्डन वर्कर्स के बीच में जब इनकी अपब्रिंगिंग हो रही थी. इट मीन्स सिंप्लिसिटी या फिर कम्युनिटी के लिए काम करना. अब वो काम इन्होंने कैसे किया? अपने लिटरेचर के थ्रू किया. ये इनके अंदर बचपन से था प्रेजेंट.
पर इनकी पढ़ाई की बात करें तो एजुकेशन इन्होंने कॉटन कॉलेज से हासिल किया, यहाँ से इन्होंने एमए कॉटन कॉलेज से इन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया है। मास्टर्स इन्होंने एसएमईज लिटरेचर में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर किया, जिससे कि टीचर राइटर के फॉर्म में इनके लाइफ में एक बड़ा चेंजेज आता है। लिटरेरी रेंज, लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, देन ही रोट मेनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज, क्रिटिसिज्म, पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल क्रिटिक करने का काम करना, एसेज, ट्रांसलेशन, एडिटोरियल, एंथोलॉजीज पब्लिश करना, मीन्स हर जॉनर में, हर एस्पेक्ट्स में इन्होंने वर्क किया है। कुछ फेमस इनके नॉवेल्स हैं और फिर हम उनके सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। जैसे एक नॉवेल हम डावोर आरुनाई की बात करें, देन इट्स शो केस्ड हाउ द इंट्रोस्पेक्टिव पोर्ट्रेट्स विद साइकोलॉजिकल डेप्थ, कि क्या साइकोलॉजिकल डेप्थ होता है सोसाइटी में। शॉर्ट स्टोरीज से इन्होंने डिफरेंट पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल इनजस्टिस को दिखाने का काम किया। इवन इंग्लिश वर्क्स भी हैं। इट मीन्स इन्होंने एसएमएस लैंग्वेज साथ ही साथ एसएमएस के अलावा बाकी इंग्लिश लैंग्वेज में भी काम किया, जिससे कि आसाम का फोक ट्रेडिशन ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर लोगों तक पहुंच सके। इंस्टीट्यूशंस, किन किन इंस्टीट्यूशन से ये कनेक्टेड रहे? सो ही हैज़ बीन कनेक्टेड विद गुवाहाटी सखा साहित्य सभा, आसाम साहित्य सभा के मेंबर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी रहे। इट मीन्स इन्होंने आसाम साहित्य सभा के मेंबर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के फॉर्म में भी आसाम में लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस में अपना रोल प्ले किया है। ही ऑल्सो सर्व्ड इन साहित्य अकेडमी एडवाइजरी बोर्ड, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर साहित्य अकेडमी जो काम कर रही है उसमें भी ये मेंबर रहे हैं। एंड दैट्स वाई ही मेंटर्ड मेनी यंग राइटर्स इन आसाम एज वेल एज इन एट नेशनल लेवल। ठीक है, चलिए अब इनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस पर आते हैं कि इन्होंने ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये जो भी कंपोजिशन किया, जिन कंपोजिशंस की हम बात कर रहे थे, उनका क्या सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशंस है, कैसे हम उनसे कॉन्ट्रीब्यूशंस सिग्निफिकेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन्हीं वर्क से सिग्निफिकेंस ड्रॉ करने की बात करें तो हम इनके शॉर्ट स्टोरीज को सोशल रियलिज्म से कलेक्ट करते हैं कि किस तरह से पृथ्वीपुर आहूक, राइट, इसे इन्होंने क्या कैप्चर किया कि असम में जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है, वो मार्जिनलाइज सेक्शंस का क्या इशू है, जो रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज है उनके लाइफ का क्या पोर्ट्रे हो सकता है पॉसिबल, क्या क्या सोशल इनजस्टिस वो फेस करते हैं। क्योंकि खुद टी गार्डन रीजन्स में जब इनकी अपब्रिंगिंग हो रही थी ना, तो इन्होंने हर चीज़ को फर्स्ट हैंड रियलिस्टिकली देखा था, एंड दैट्स वाई अपने शॉर्ट स्टोरी में उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं ताकि लोगों तक वो बात पहुँचे। कल्चरल एडवोकेसी का काम करना, जिससे कि आसाम की कल्चरल हिस्ट्री नेशनल लेवल पे प्रेजेंट हो सके। तुम्हें मैंने बताया ही कि इन्होंने अपने राइटिंग्स इंग्लिश में भी लिखे हैं, और इंग्लिश में लिखने से क्या हुआ कि आसाम, अगर सपोज हम अखोमिया लैंग्वेज की बात करें, अगर ये कंप्लीटली एसएमएस लैंग्वेज में लिखते हैं तो फिर इसके ट्रांसलेशन की जरूरत होती कि कोई और पर्सन इनके वर्क को ट्रांसलेट करता और फिर उसे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करता। ये काम खुद इन्होंने किया, इन्होंने खुद इसे ओरिजिनली इंग्लिश में भी लिखा, कई ट्रांसलेशंस भी किए, जिससे कि आसाम की जो भी कंसर्न्स हैं, तभी जो इशू होते थे डिफरेंट सोसाइटी का, वो लोगों तक पहुंच सके। एंड एड्रेसिंग ए ब्रॉडर इम्पैक्ट, एक ब्रॉडर इम्पैक्ट करना, जिसके जो क्यों हो पाता है, एक तो इनके लाइफ की अपब्रिंगिंग, साथ ही साथ जोनाकी इरा का जो इन्फ्लुएंस है इनके लाइफ में, इससे एक ब्रॉडर इम्पैक्ट कल्चरल, सोसाइटल, ट्राइबल लिटरेचर, पूरे असमीज जो आसाम की जो सोशल कल्चरल आइडेंटिटी है उसको शोकेस किया इन्होंने अपने राइटिंग में, अपने प्लेज में, अपने शॉर्ट स्टोरीज में। एंड दैट्स वाई ही हैज़ बीन अवार्डेड विथ मेनी ऑनर्स, कई ऑनर्स के साथ इनको अवार्ड किया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, असम वैली लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, और भी कई ऐसे अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाता रहा है। 1999 में 9 सितंबर को इन फाइनली ये अंतिम सांस लेते इनकी देहांत होती है। बट हिज लेगेसी इज स्टिल अलाइव इन द फॉर्म ऑफ दोज पीपल, इन द फॉर्म ऑफ एवरी अदर पीपल, दोज हु आर रिलेटेड विथ लिटरेचर, जिन्होंने लिटरेचर को पढ़ा है, सीखा है, जो लिटरेचर के बारे में जानते हैं, इनकी लेगेसी उनके अंदर जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगी। नाउ अ मेंस बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन हिज लाइफ, हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, 150 वर्ड्स में 2 पेज में आप ये मेंस बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अंकिता एंड अंकुर। अंकिता एंड अंकुर, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं अंकिता और अंकुर नाम वाले जो ये देख रहे हैं? वैसे पढ़ाया ये अंकिता और अंकुर दोनों को अलग अलग बैचेज में। सो अंकिता एंड अंकुर, ये जो 2 नाम दिए गए हैं, ऑब्वियसली हम देखेंगे क्या है अंकिता एंड अंकुर। ब्रीफ इंट्रो अगर इनकी बात करें तो ये ब्रीफ इंट्रो है असम्स AI वैनगार्ड इन गवर्नेंस कम्युनिकेशंस। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आसाम की सरकार ने लिया, ये बाकी भारत की बाकी राज्य सरकारें या यूनियन टेरिटोरी की सरकार गवर्नमेंट ले सकती है। नेशनल लेवल पर भी ऐसे कई इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि AI का यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके गवर्नेंस को, डेमोक्रेसी को कहते बेहतर बनाया जा सके। सो ये हो गया हमारा।
चलिए, कॉन्टेक्स्ट एंड इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एआई का रिप्रेजेंटेशन है ना, अंकिता, असम्स न्यू एज नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंकर। तो असम के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया दैट अंकिता इंडिया की फर्स्ट एआई पावर्ड वर्चुअल न्यूज प्रेजेंटर है। हम अंकुर के बारे में भी बात करेंगे, अंकुर का क्या रोल है। अंकिता की बात करें तो ये इंडिया की फर्स्ट एआई पावर्ड वर्चुअल न्यूज प्रेजेंटर है, जिन्होंने क्या असम कैबिनेट के डिसीजंस को प्रेजेंट किया था। मतलब इस तरह से इसकी शुरुआत की गई थी। अब बाकी ऑब्वियसली डिसीजंस पे प्रेजेंट करने का काम अंकिता एआई करेगी। सो इफ द क्वेश्चंस कम ऑन दिस, तो आप इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हो दैट असम इज पायनरिंग इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू देयर वर्चुअल एंकर्स, देयर एआई अंकिता एंड अंकुर, जिससे कि रीजनल लेवल पर जो रीजनल लैंग्वेज वाले एआई एंकर्स हैं, क्योंकि ये रीजनल लैंग्वेज में भी प्रेजेंट करेंगे, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, एसएमएस लैंग्वेज में भी और बाकी रीजनल लैंग्वेजेज में भी। सो रीजनल लेवल पर एआई के हेल्प से गवर्नेंस बेहतर हो पाएगा। ये आप अपने इंट्रोडक्शन में इस तरह से लिख सकते हो मेंस के आंसर्स में। अब हम डिटेल्स में जाते हैं कि अंकिता एआई का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। सो इफ वी टॉक अबाउट द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन, देन गवर्नेंस एंड कम्युनिकेशन। अंकिता एआई किस फॉर्म में स्टार्ट किया गया था? इसे न्यूज एंकर के फॉर्म में स्टार्ट किया गया। तो गवर्नेंस कम्युनिकेशन के लिए जैसे स्टार्ट किया गया था, कैबिनेट डिसीजंस, जो भी कैबिनेट डिसीजंस लिया था असम की सरकार ने, जैसे डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट को भूपेन दा के रूप में भारत रत्न भूपेन हजारिका के नाम से रीनेम करना, फाइनेंशियल ग्रांट फॉर टी वर्कर्स ये स्टार्ट करना। तो कैबिनेट डिसीजंस को पब्लिक के सामने प्रेजेंट करने का काम, ये कम्युनिकेशन करने का काम अंकिता कर रही है, अंकिता एआई कर रही है ना। ट्रांसपेरेंट, अनबायस्ड एंड रियल टाइम डिसेमिनेशन ऑफ पॉलिसीज, मतलब ट्रांसपेरेंट अनबायस्ड जर्नलिज्म प्रमोट करना, एज वेल एज ब्रिजिंग द अर्बन एंड रूरल गैप। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज, जो अपडेट है, न्यू अपडेट, वो एसएमएस लैंग्वेज में भी पॉसिबल है। तो जिन्हें इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश में देख रहे हैं, जिन्हें एसएमएस समझ में आती है वो एसएमएस में देखेंगे। धीरे धीरे बाकी ट्राइबल लैंग्वेजेस भी इंक्लूड की जाएगी। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो फ्लुएंट एसएमएस नरेशन पॉसिबल हो पाएगा। दिस वुड प्रमोट द कल्चरल प्राइड वाइल एम्ब्रेसिंग मॉडर्निटी। एआई मॉडर्निटी का पार्ट है, एसएमएस लैंग्वेज में कर रहे हैं तो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी प्रमोट हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू भी, अब आसाम में अगर मशीन लर्निंग या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज करके, एआई को यूज करके अंकिता एआई स्टार्ट किया गया है, तो ये आसाम में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को भी सपोर्ट करेगा। जो हमारे यूथ हैं वो इस फील्ड में ज़्यादा बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। इट वुड पोजिशन आसाम एज ए टेक हब, आसाम को एक टेक हब के रूप में पोजिशन करेगा, स्पेशली लुकिंग टुवर्ड्स चाइना एंड साउथ कोरिया एंड अदर सच नेशंस जहाँ पे ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब इससे आसाम क्या करेगा? पूरे नॉर्थ ईस्ट को लीड कर सकता है। किस चीज के लिए? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो अंकिता एआई सिर्फ न्यूज एंकर नहीं बल्कि बाकी चीजों में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। अंकुर की बात करें तो अंकुर के बारे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला कि अंकुर जो है ये अंकिता का बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर है, मोटा भाई है, बड़ा भाई है, दादा है। कैसे है? तो अंकुर एआई क्या कर रहा है? अंकुर एआई वुड बिकम अ स्पोक्स पर्सन फोकस्ड ऑन एक्सप्लेनिंग स्टेट्स वेलफेयर स्कीम। अंकिता एआई क्या करी थी? अंकिता एआई एक न्यूज एंकर की तरह काम करी थी। अंकुर क्या करेगा? अंकुर बोलेगा कि देखो तुम न्यूज के बारे में बताओ, मैं क्या करूंगा डिटेल में वेलफेयर स्कीम्स के बारे में लोगों को समझाऊंगा इन एसएमएस लैंग्वेज। सो अंकिता और अंकुर दोनों मिलकर क्या करेंगे? रियलिस्टिक मेथड में, क्लियर नरेशन के साथ, क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ, अरुणोदय स्कीम्स हो गया। अब जैसे मैंने आज जिसका एग्जांपल लिया था फिर से ले रहा हूँ, है ना, अरुणोदय स्कीम्स हो गया। तो वीमेंस किस तरह से इसका बेनिफिट्स उठा सकते हैं, किस तरह से उनके लाइफ में चेंजेस आएंगे, अंकुर उसके बारे में बता रहा है। जब अरुणोदय से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो उसको न्यूज़ के फॉर्म में प्रेजेंट करने का काम अंकिता कर देगी। मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात स्कीम का क्या बेनिफिट्स हो सकता है, इसको समझाने का काम डिटेल में अंकुर कर रहा है हमारा अंकुर एआई। ट्रांसपेरेंसी इनहेंस करने का काम अंकुर कर रहा है। एंड सो इट वुड सपोर्ट आसाम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक टारगेट रखा गया कि 10 मिलियन यूजर्स को सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट करना, ये करने का काम कौन करेगा? अंकुर एआई करेगा। सो दैट्स वाई अंकिता एंड अंकुर एआई दोनों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब दोनों के हमने अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लिए हैं। ब्रॉडर इंपैक्ट की बात करें कि दोनों का एक ब्रॉडर या कॉमन इंपैक्ट क्या होगा, साथ ही साथ चैलेंज की भी बात करेंगे। तो ब्रॉडर इंपैक्ट क्या है? डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट करना, जिससे कि डिजिटल गवर्नेंस या ओवरऑल गवर्नेंस जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएगा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो पाएगा। एआई का यूज करके गवर्नेंस को हम लोकल सेंट्रिक बना सकेंगे। लोकल सेंट्रिक कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोकल लेवल पे रहें, ये कि हर लोगों तक, रूरल एरिया तक, रिमोट एरिया तक गवर्नेंस का फ़ायदा लोगों को पहुँचे, लोगों को मालूम पड़े कि अच्छा ये जो वेलफेयर स्कीम से इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, इस वेलफेयर स्कीम से क्या आगे होगा, ये सारी चीज़ें बताने का काम। साथ ही साथ दिस वुड ऑल्सो प्रमोट डिजिटल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए तो ऑब्वियसली हमारा देश जाना जाता है,
अब अगर हम डेमोक्रेसी को डिजिटल बनाने का काम करें, डिजिटल वे में डेमोक्रेटिक सारे फीचर्स लोगों तक पहुंचाने का काम करें, तो ये ना डेमोक्रेसी ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट कर पाएगी जेन जीज को, या जो हमारा जो नया यूथ जनरेशन प्रिपेयर हो पा रहा है उसको डेमोक्रेटिक आइडिया ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकेंगे। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं इनोवेशंस को लेकर, एआई के यूज को लेकर, बट फ्यूचर में एआई का एक बेटर एथिकल यूज अगर हम कर सकें, एआई रिलेटेड अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स इस्टेब्लिश कर सकें, तो एक बढ़िया फ्यूचर, एक बढ़िया डिजिटल गवर्नेंस का फ्यूचर प्रिपेयर हो सकता है। एंड सो द मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन द कल्चरल एम्बेसडर, डिजिटल कल्चरल एम्बेसडर अंकिता एंड अंकुर। अंकिता और अंकुर पे बेस्ड ये आपका मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। जो भी अंकिता और अंकुर देख रहे हैं उनको तो ये मेंस क्वेश्चन एकदम करना है रिलीजियसली, बाकी स्टूडेंट्स को भी करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, श्रीमंत शंकर देव एंड गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। इन दोनों के बीच का एक कल्चरल डायलॉग, किस तरह से इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस आज के सोसाइटी में भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम इनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें, फिर डिटेल में अलग अलग इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, तो श्रीमंत शंकर देव एंड गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भले अलग अलग टाइम पीरियड में थे। जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर 19th सेंचुरी में, तो श्रीमंत शंकर देव 15th-16th सेंचुरी में। गुरुदेव 19th एंड 20th दोनों सेंचुरी में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, श्रीमंत शंकर देव का 15th-16th सेंचुरी में। तो इन लोगों ने इंडियन कॉन्टिनेंट में, ना सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनका जन्म होता है, इंडिया में इनका जन्म होता है, यहाँ से निकलकर ग्लोबल लेवल पर इन्होंने लोगों को पीस, कल्चर, लिटरेचर, है ना, इसके बारे में सिखाया। बोथ द, अगर हम दोनों की बात करें तो उन्होंने आर्टिस्ट्स के रोल में भी रोल प्ले किया है। श्रीमंत शंकर देव ये तो एक रिस्पेक्टेड रिलीजियस कल्चरल आइकन है ही, बट एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने सैटरडे डांस के रूप में दिया, भावना के रूप में दिया, जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने बोरगीत के रूप में दिया, वो एक आर्टिस्टिक कॉन्ट्रीब्यूशंस भी है। और गुरुदेव ने तो डायरेक्टली आर्टिस्ट्स के फॉर्म में, इवन सोशल रिफॉर्मर के फॉर्म में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। श्रीमंत शंकर देव के न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट एंड गुरुदेव टैगोर के यूनिवर्सलिस्ट ह्यूमनिज्म, दोनों ने अपना अपना रोल प्ले किया है समाज में अलग अलग टाइम पर। चलिए अब हम बाकी और कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं। पहले हम श्रीमंत शंकर देव जी के बारे में बात करेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। डिटेल में मैंने इनके बारे में कई बार सेशंस में करवाया है, आप क्लासेस में भी पढ़ रहे होंगे। इनका जन्म बोरदोवा रीजन, प्रेजेंट डे नौगांव में होता है। एक सेंट स्कॉलर पोएट जो कि हर रोल में इन्होंने समाज में कंट्रीब्यूट किया, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल हिम अ पॉलीमैथ। पॉलीमैथ मतलब इन्होंने ये पॉलीमैथ मतलब कि चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो प्लेज हो, हर चीज़ में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। एंड दैट्स व्हाई पॉलीमैथ कह के बुलाया जा सकता है। एक आश्रम धर्म जो है, इससे इन्होंने सिखाया कि किस तरह से हम भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को हम अपनी भक्ति दिखा सकते हैं, अपना डिवोशन दिखा सकते हैं। और कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो वो तो अनमैच्ड कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस है, बोरगीत के रूप में, अंकिया नाट, भावना के रूप में, सैटरी डांस के रूप में। सैटरी डांस इंडिया का क्लासिकल डांस है ना, किस साल ये क्लासिकल डांस के रूप में इंक्लूड किया गया था, संगीत नाट्य अकेडमी ने कब इंक्लूड किया है, ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो बाकी प्रैक्टिस आंसर्स के साथ साथ। तो ये सारे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना, इनके ऊपर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है, अभी ब्रीफली मैंने आपके लिए यहाँ डिस्कस किया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर सेम इसी तरह से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर 19th एंड 20th सेंचुरी में अपना रोल प्ले करते हैं, जिनका जन्म 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी के घर में हुआ। देवेंद्रनाथ टैगोर, आचार्य देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ब्रह्म समाज के साथ मिलकर, ब्रह्म समाज क्या उन्होंने स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की किन्होंने स्टैब्लिश किया है, यस, राजा राम मोहन रॉय। उसी ब्रह्म समाज के मेंबर देवेंद्रनाथ टैगोर भी थे, और उन्हीं के एक पुत्र हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई इंडिया के पहले पर्सन बने, फर्स्ट इंडियन हु वाज सिलेक्टेड इनटू ICS, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, जो आगे इंडियन सिविल सर्विसेज बनता है। नाम मुझे बताना, द फर्स्ट इंडियन जो कि ICS में सेलेक्ट होते हैं, तो मुझे ये बताओगे, ठीक है, अभी कमेंट सेक्शन में ढूंढकर। इन्हीं के बड़े भाई थे, और इनके पिता हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जो ब्रह्म समाज से रिलेटेड हैं, और इनके दादाजी हैं द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर जी, है ना, एक आपको क्या बुला सकते हैं, इन्हें आप जमींदार बुला सकते हो। और इंडिया की जो पहली पॉलिटिकल एसोसिएशन थी ना, फॉर्मल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जमींदारी एसोसिएशन, उसके फाउंडर भी इनके दादाजी थे, फाउंडर्स में से एक थे इनके दादाजी। सो ब्रह्म समाज के मेंबर थे ही, ब्रह्म समाज के मेंबर्स इनके पिताजी थे, इन्होंने भी ब्रह्म समाज के बारे में सीखा। सो सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट करवाना, रिनायसा का काम करना, उसमें इनका बड़ा रोल है। इवन नेशनलिज्म भी प्रमोट किया इन्होंने, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस को भी प्रमोट किया, राइट। जन गण मन हमारा जो नेशनल एंथम है, रिस्पेक्ट के साथ इसका नाम लेंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, जो कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में लिखा गया, अमार सोनार बांग्ला मेरा प्यारा बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में जब लिखते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, वो आगे जाके बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना।
इवन श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो भी इनके वर्क से इंस्पायर है। याद रखना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर मैं आज तुमको बता रहा हूँ, पहले से मालूम नहीं होगा कई लोगों को। अब पहला काम ये करोगे कि पहले आप सर्च करोगे श्रीलंका का नेशनल एंथम है क्या, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ श्रीलंका, उसके राइटर कौन है, और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि जो उसके राइटर है ना वो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे। एंड दैट्स वाई हिज वर्क द नेशनल एंथम ऑफ श्रीलंका इज इंस्पायर्ड फ्रॉम गुरुदेव्स वर्क, गुरुदेव के वर्क से इंस्पायर्ड है। इन्हें अपने वर्क गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया 1913 में, एंड सो ही बिकेम द फर्स्ट एशियन, द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू बी अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज। नाइटहुड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था 1915 में, पर जिस तरह से जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जिस तरह से बेगुनाहों की हत्या की गई, इन्होंने अपना नाइटहुड वापस कर दिया जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद। तो इन्होंने अपना रेसिस्टेंस भी दिखाया, ये इनका कल्चरल रेसिस्टेंस था, ये इनका आर्टिस्टिक रेसिस्टेंस था। अमार सोनार बांग्ला लिखना, ये इनका आर्टिस्टिक रेसिस्टेंस था जो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में हुआ। ये सारी चीज़ें हैं, एक डिटेल वीडियो मैं तुम्हें इनके बारे में बनाकर दूंगा, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में भी। अब हम इनके हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। तो श्रीमंत शंकर देव का जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो आसाम की सोसाइटी में है, एक आश्रम, नाम धर्म एंड नामघर से रिलेटेड। टैगोर की जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है ये ब्रह्म समाज वाले बंगाल से रिलेटेड है, जहाँ पे ब्रह्म समाज पॉपुलर हो रहा था। अब इन दोनों को ना हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशन से कलेक्ट करेंगे। तो आर्टिस्टिक एंड फिलोसफिक एक्सप्रेशंस की बात करें तो श्रीमंत शंकर देव का कॉन्ट्रीब्यूशंस कहाँ पर दिखता है हमें, बोरगीत में दिखता है, कीर्तन घोष में दिखता है, अंकिया नाट में दिखता है, जो कि कहीं ना कहीं क्या, जो कि पूरी तरह से किससे रिलेटेड है, एकाशरण नाम धर्म आसाम से रिलेटेड है, जो आसाम में विष्णु कृष्ण की भक्ति को प्रमोट कर रहा है, आसाम की सोसाइटी को लिबरल बना रहा है, कास्ट रिजिडिटी को खत्म कर रहा है। लोकलाइज्ड संस्कृत नैरेटिव्स, अब देखो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने असमीज लैंग्वेज ब्रजावली को यूज करके इन्होंने संस्कृत के भी कई कंपोजिशंस लोगों तक पहुंचाए। दूसरी तरफ टैगोर, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जो हैं, इनका जो रविंद्र संगीत है या इनके बाकी जो कंपोजिशंस हैं, उन्होंने समाज में तभी बंगाल में जो ऑर्थोडॉक्सी थी, जो चैलेंजेस थे, उसको रिजेक्ट किया। इन्होंने बांग्ला लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश दोनों के यूज को प्रमोट किया। जैसे श्रीमंत शंकर देव क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को असमीज लैंग्वेज के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब तभी असमीज लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है, असमीज लैंग्वेज के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। संस्कृत की जो नैरेटिव्स होती थी, जो भी संस्कृत का वर्क्स होता था, उसको असमीज लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाने का काम हो रहा है। गुरुदेव ने क्या किया, इन्होंने बांग्ला के साथ साथ इंग्लिश कंट्रीब्यूशन लोगों को समझाया कि आपको ऑब्वियसली बांग्ला लैंग्वेज में तो आपके पास लिटरेचर अवेलेबल है ही, आप इंग्लिश भी पढ़ना समझना सीखिए ताकि आपका और डेवलपमेंट हो सके, आप बाकी वर्ल्ड लिटरेचर भी समझ सके। और इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो श्रीमंत शंकर देव का कॉन्ट्रीब्यूशन नामघर के रूप में हमें मालूम है ही, जो एक डेमोक्रेटिक कम्युनिटी को प्रमोट करता है। सतराज की बात करें तो सतराज ना सिर्फ न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए, बल्कि एडुकेशन, आर्ट और बाकी मॉडल ट्रेडिशन को प्रमोट करने के लिए यूज होता है। मेंस की क्लासेस में भी तुम्हारे साथ डिस्कस किया है मैंने, कई बार ये डिस्कस होता है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन, हालांकि याद रखना शांति निकेतन के बारे में यहाँ भी मैंने लिखा है, शांति निकेतन वॉज नॉट ओरिजिनली फाउंडेड बाय गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। यूनेस्को की वेबसाइट पे भले ऐसा लिखा है, बट ओरिजिनली एस्टेब्लिशमेंट इसका इनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने उसको एक नई डायरेक्शन दी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2023 में ये इंक्लूड भी हुआ है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में। चलिए, तो अब हम ये जो सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर थे, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो श्रीमंत शंकर देव को सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे हमने। गुरुदेव का शांति निकेतन, जिसे इन्होंने पॉपुलराइज किया, एक नया डायरेक्शन दिया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गई। साथ ही साथ श्री निकेतन प्रोजेक्ट, जो कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा था। ये सारे इन लोगों के कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस के रूप में गिने जा सकते हैं। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की बात करते हैं कि क्या कन्वर्जेंस है इनके आइडिया में। तो बोथ श्रीमंत शंकर देव एंड गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने आर्ट को यूज किया, लिटरेचर को यूज किया सोसाइटल मोरल रिफॉर्म के लिए। इन्होंने एडुकेशन के ऊपर जोर दिया। सतराज जो थे वो कल्चरल एज वेल एज एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रूप में भी यूज किए जाते थे, याद रखिएगा, और आज भी यूज किए जाते हैं, आगे भी यूज किए जाएंगे, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। सो एडुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी इनका, कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस तो है ही। इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया इन्होंने, इक्वलिटी को प्रमोट किया, समाज में जेंडर बेस्ड, कास्ट बेस्ड ऐसे किसी भी टाइप के रिस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने, ना ही गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने कल्चर का यूज किया, ड्रामा का यूज किया, सॉन्ग का यूज किया, पोइट्री का यूज किया कि लोगों तक पहुंच सकें अपने आइडियाज़ को लेकर।
हाँ, अब डाइवर्जेंस भी लोगों में देखा, इन दोनों में देखा। डाइवर्जेंस क्या, डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस मतलब अप्रोच को लेकर नहीं, डिफरेंसेस इनके पर्सपेक्टिव में, डिफरेंसेस आप बोल सकते हो कि इनके अपने वर्क के तरीके में। फिलोसॉफिकल फोकस में डिफरेंस क्या है? तो श्रीमंत शंकरदेव ने भक्ति का रास्ता चुना था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भक्ति नहीं यूनिवर्सलिज्म का रास्ता चुना। ये उपनिषदिक फिलोसफी पर वर्क कर रहे थे, श्रीमंत शंकरदेव भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की भक्ति पर वर्क कर रहे थे। इंस्टीट्यूशनल एंकरिंग, श्रीमंत शंकरदेव ने रिलीजियस कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जैसे नामघर सतराज की एस्टेब्लिशमेंट की। टैगोर ने रिलीजियस या कल्चरल इंस्टीट्यूशंस नहीं, सेक्युलर एजुकेशनल रूरल रिकंस्ट्रक्शंस का काम किया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी या शांति निकेतन से। कल्चरल रीच की बात करें तो श्रीमंत शंकरदेव ने प्राइमरली असमित सोसाइटी को रीशेप किया, उनको एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी दी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला के साथ साथ ग्लोबल कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस के रूप में इनको जाना गया, स्पेशली जब इन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है तो वर्ल्ड लेवल पर इन्होंने इंडियन लिटरेचर को एक अलग पहचान दी। सो ये डाइवर्जेंस इनके अप्रोच में देखा जा सकता है। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, क्यों हम आज इनके बारे में पढ़ रहे हैं? तो आज की जो सोसाइटी है ना, जहाँ पे हम कम्युनिटी की वजह से, चाहे वो लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिटी हो, चाहे वो एथनिक बेस्ड कम्युनिटी हो, रिलीजन बेस्ड कम्युनिटी हो, इसके वजह से लड़ रहे हैं, यहाँ पर हमें आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी का जो मैसेज है, जो ह्यूमैनिटी का मैसेज है, जो हमें श्रीमंत शंकरदेव और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है, उससे सीखने की जरूरत है। नामघर जो है वो आसाम में ओपन क्लासरूम को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में किया था कि उनके एडुकेशंस, उनके यूनिवर्सिटी के दरवाजे हर किसी के लिए बराबरी से ओपन थे। श्रीमंत शंकरदेव ने जिस तरह से लोकल ट्रेडिशन को स्ट्रेंथन करने का काम किया, कुछ उसी तरह से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोगों को नैरो नेशनलिज्म के रूप में बताया, नैरो नेशनलिज्म के अगेंस्ट बताया कि नेशनलिज्म का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, नेशनलिज्म ह्यूमनिज्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देश को आज़ादी मिले, बिल्कुल आज़ादी मिले, पर वो आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, वो आज़ादी हमें मिलनी चाहिए ऑर्थोडॉक्स आइडियाज से, वो आज़ादी हमें मिलनी चाहिए लिंग्विस्टिक बैरियर से, वो आज़ादी हमें मिलनी चाहिए मेल और फीमेल या ट्रांसजेंडर्स के बीच के डिफरेंसेस से। एंड दैट्स वाई बोथ गुरुदेव एज वेल एज श्रीमंत शंकरदेव दे प्रेजेंट अ मॉडल for a developed society, for a universal humanism in society, in India, in the world. And so now a mains based practice questions on the contributions of Srimant Shankardev and Gurudev Rabindranath Tagore. 250 वर्ड्स में करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के 2 पार्ट बनाकर दिए हैं, आपको दोनों पार्ट लिखना है। चलिए अब हम प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है ओरांग काजीरंगा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पर, आप इसका आंसर करोगे ढूंढकर कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन है मिशन स्पर्श इन आसाम। सेकेंड इज नेक्स्ट इज डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, कई बार हमने इनके बारे में पढ़ा है पहले भी। फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, इस तरह से 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए हो गए, ठीक है। ये 5 प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन और 5 मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं ही। जो लोग अभी मेंस के एग्जामिनेशंस में अपीयर कर रहे हैं उनके लिए मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग अगले साल अपीयर करेंगे उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों करना है। हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल का अपडेट एक बार फिर से, सो दैट आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी भी सिंसियरली करते रहें और इन अचीवर्स की तरह अपना भी नाम सिविल सर्विसेज में दर्ज कर सकें। ओके, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।